जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 70। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे और हमारे लेक्चर का ज़्यादातर हिस्सा प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन पे ही होगा। फिर इसके बाद जो नए लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हम स्टडी करना है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। ये हमारे दो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे। और मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो चैप्टर का केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है? और कितने स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट के साथ कंफर्टेबल थे, यानी कि पता चल रहा था उन्हें कि क्या लिखना है और कौन सा एरिया पूछ रहा है, उससे रिलेटेड ज़्यादातर सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी जहन में आ रहे थे। 100% तो जाहिर है वो मैच नहीं करता है। कितने स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करने में? ज़रा हाथ उठाइएगा। और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, अभी कुछ ना डिफ़िकल्टी अराइज हो रही है। ठीक है, लगभग 60% के करीब कंफर्टेबल है, 40% के करीब अभी कंफर्टेबल नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी कौन सा हम ख़त्म कर रहे हैं? अभी तो मज़ीद हमारी डिस्कशन चलेगी, टॉपिक भी चलेगा। तो अभी तक अगर 60% स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल हैं तो ये गुड प्रोग्रेस है। स्टार्ट करते हैं। मुझे वन बाय वन बताइएगा ऐसे सारे क्वेश्चंस जो कि हमने होम असाइनमेंट में मैंने आपको दिए थे लेकिन क्लास में डिस्कस नहीं किए, वो सारे क्वेश्चन आपने वन बाय वन मुझे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 0 को भी छोड़ दीजिए, आपकी होम असाइनमेंट में था, पता नहीं क्यों इंक्लूड कर दिया मैंने। ये असल में कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेट करता है जो कि अभी हमने नहीं किया। ठीक है, लेकिन चलें इसी बहाने अगर हो गया तो हम कुछ ना कुछ प्रोसीजर इसके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि क्वेश्चन 0 के अलावा होम असाइनमेंट में कौन सा क्वेश्चन दिया गया था आपको? 1। ओके, देखिए अब इसमें मैंने दो चीजें आपसे पूछनी है हर कोई केस स्टडी के अंदर। पहली चीज ये है कि केस को एनालाइज करके ये अंदाजा लगाना है इसमें कौन कौन सा इशू डिस्कस करना है ये, और फिर जो जो इशू होगा उसके मेन प्रोसीजर्स क्या है। ये दो काम मैंने हर क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करने हैं, शेयर करने हैं। पहला पढ़ते हैं जी। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ करीम। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फायर इंसिडेंट एट केएफएल ऑन द ऑडिट एंड स्टेट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। वो कह रहा है कि भैया कोई आग लगी है, इसका इफेक्ट बताइए क्या होगा और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं। You are the audit manager of Cream Force Limited KFL, a manufacturer of spices and sauces for the year ended 31st March 2025। ये year end है, इसको हमने अंडरलाइन करना होता है। क्यों भला अंडरलाइन करना होता है? शाबाश, सब्सिक्वेंट इवेंट का ऑन 2 अप्रैल 2025। अब ये देखिए डेट आ गई ना ईयर एंड के बाद वाली। ए फायर ब्रोक आउट इन वन ऑफ केएफएल्स वेयरहाउस। अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट this warehouse primarily contained damaged, slow moving and expired inventory which had been carried at cost। अच्छा, ये तो इस वाली बात का ताल्लुक फायर से नहीं है, ये तो हमारे एरर है, मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि ऑब्सोलीट स्टॉक ऑलरेडी था जो कि कॉस्ट पे। बताइए ये क्या ऑलरेडी ऑब्सोलीट स्टॉक पहले से था कि फायर के बाद हुआ? तो ये पहले से स्टॉक ऑब्सोलीट था फायर लगने से पहले, तो ये एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? एडजस्ट करेंगे, शाबाश। Which had been carried at cost. Inventory records indicate that these goods had a cost of rupees 105 million. The building along with furniture, fixture and equipment had a carrying value of 300 million। अब इसमें कितने इश्यूज है भला? दो। एक इन्वेंट्री वाला इशू अलग है और बाकी एसेट्स वाला इशू अलग है। फर्नीचर बिल्डिंग वाला अलग अलग, अलग क्यों है? इन्वेंट्री ऑलरेडी इफेक्टेड थी, बाकी का जो एसेट्स हैं वो फायर की वजह से इफेक्ट हुए। कह रहा है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फायर इंसिडेंट एंड केएफएल ऑन ऑडिट एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बताइए इफेक्ट वाले डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। इफेक्ट क्या है? एक तो ये कि इन्वेंट्री जो है ये हाँ फायर की वजह से इस पे इफेक्ट नहीं है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी इफेक्टेड थी, इसको हमने राइट डाउन टू एनआरवी करना है। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ अदर नॉन करंट एसेट्स में? वो क्या है? वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हमारे दो इफेक्ट्स हैं, एक इन्वेंट्री वाला अलग और नॉन करंट एसेट वाला। भाई क्लियर?
कोई प्रॉब्लम इसमें? सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए कौन कौन से एक को सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताएंगे? दो बताने हमने, एक एनआरवी वाले और दूसरा कौन सा? फिक्स एसेट्स वाले नहीं, फायर वाले। फायर वाले अलग से हैं, स्पेसिफिकली फायर वाले प्रोसीजर लिखे हुए। इंपेयरमेंट की बजाय फायर वाले प्रोसीजर कहना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि फायर से आपके जहन में इंश्योरेंस भी आ जाएगा, इंपेयरमेंट भी आ जाएगी, वो प्रोसीजर भी है। तो बताइए जरा एनआरवी के प्रोसीजर बताइए मेरे भाई, एनआरवी के प्रोसीजर बताओ। एनआरवी ऑफ इन्वेंटरी के, एक मिनट अरे भाई, एनआरवी ऑफ इन्वेंटरी के प्रोसीजर बताओ। हाँ जी, हंस के दिखा। अच्छा, वो जो नोटबुक मैंने बोला था प्रोसीजर जिसपे लिखना है वो किधर है? इसने बाद में पता क्या कहना है, सर ने सही नहीं पढ़ाया था। क्या कहना है बाद में? सर ने सही नहीं पढ़ाया था, घर में यही बताएगा। ये तो मैं खुद अपनी मेहनत से पास हो गया हूँ, वरना सर ने कसर नहीं छोड़ी थी कोई। यही कहेंगे ना आप? नहीं सर, कल और कल नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते से कलप रहा हूं मैं नोटबुक के ऊपर प्रोसीजर लिखे। नोट पे 2 हफ्ते तो हो गया मुझे, क्या नहीं हुए? एनआरवी के प्रोसीजर बताए मेरे भाई। हाँ, अब ये न्यूटन की तरह ये एक सफा इधर पलट, एक सफा उधर पलट, वॉल्यूम इधर, वॉल्यूम 1 इधर है, वॉल्यूम 2 इधर है, आगे साइंसदान बनेगा। प्रोसीजर इससे बेसिक नहीं पता उन्हें। मेरे भाई एनआरवी के प्रोसीजर देख, 2 किताबें थे, देख के टेंशन होती है कि देख। ऐसे बच्चे होते हैं एग्जाम में बैठ के धड़ाधड़ शीटें भर रहे होते हैं, साथ वाला अच्छा वाला बच्चा अपना पेपर कर रहा होता है, देख के टेंशन में आ जाता है। और 2 किताबें छोड़ मेरा भाई, छोड़ दे, मुझे सिर्फ छोटी सी बात बता दो, एनआरवी के प्रोसीजर, इससे आसान प्रोसीजर पास्ट पेपर में है ही नहीं। कोर्स को एनआरवी से कंपेयर करेंगे, और एनआरवी की अमाउंट क्या है ये कैसे कर, ये तो काउंटिंग की डेफिनेशन होगी ना। एनआरवी एस्टिमेट सेलिंग प्राइस कास्ट ऑफ सेल, ये नहीं पूछ रहा आपसे, ऑडिट में पूछ रहा हूं एनआरवी की प्राइस कैसे कंफर्म करेंगे। हो गया ऑडिट जी, हो गया। अब मैं क्या फायर के प्रोसीजर पूछने जोगा नहीं रहा मैं, इन्वेंटरी के नहीं, जिसको आते फायर के क्या आते होंगे? ये बहन जी आपको आते हैं फायर के प्रोसीजर? हाँ जी क्या करूं मैं हमारे प्रोफेशन में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर नहीं है। जो बच्चा भी एडमिशन पैसे लेके आता है ना, एडमिशन वाले कहते हैं आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, मर्जी है आपकी। नहीं मैं क्या सिखाऊं क्या? नहीं, मैंने एनआरवी के प्रोसीजर मैंने नहीं सिखाए हुए, ऐसा है ना? क्लास में से पहले डिस्कस तो नहीं हुए? क्यों नहीं बता रहे? फायर के प्रोसीजर बताए। स्टेप नंबर 1, लोकेशन को विजिट करना चाहिए फिजिकली जिस जगह पे आग लगी है या नहीं, और क्या करना चाहिए? लॉजिकली सोचे, मैनेजमेंट से असेसमेंट करें पॉसिबल लॉस की कि कितना लॉस हुआ है, शाबाश हो। एसेट का इंपेयरमेंट, जो एसेट्स आग से इफेक्ट हुए हैं उनकी इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन चेक करेंगे। उस इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन में क्या क्या असम्पशन देखनी है, क्या क्या? वैल्यू इन यूज, फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, रीजनेबलनेस ऑफ असम्पशंस, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एग्रीमेंट स्टडी करेंगे, क्या इवेंट कवर होता है कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, ताकि जो लाइकली रिकवरेबल अमाउंट है वो कंफर्म हो जाए। और क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स देखना है। क्या ये बहुत मुश्किल है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस चीज पे लेंगे? क्या? हाँ, कि सारे डिस्क्लोजर्स कंप्लीट, ओके। ये क्या प्रोसीजर बड़े मुश्किल है? ये वो चीजें अगर एक दफा पढ़ी हो ना तो उसके बाद एग्जाम तक भी ना पढ़े, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए, एक दफा पढ़ी हो ना आधे प्रोसीजर में आ ही जाते हैं। लेकिन अगर इतने आसान है, लेकिन अगर एक दफा भी ना पढ़े ना फिर एग्जाम में समझ में नहीं आते। क्या मैं करूं, आगे पढ़ाऊं? चलें यार, बाकी जो हमारा फर्ज है वो तो पूरा करना ही करना है ना, आपको समझ लगे ना लगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 हिस्से हैं। एक उसने पूछा है मुझे इफेक्ट बताओ फायर का, इफेक्ट क्या होगा ऑडिट पे, और दूसरा क्या है उसके पर, तो इफेक्ट क्या होगा ऑडिट। अब उसने पूछा फायर का है, लेकिन चूंकि फायर से पहले भी कुछ वकुआ हो चुका है तो हमने बताना है कि फायर की वजह से
इन्वेंट्री पे इफेक्ट नहीं है, वो पहले से, हाँ वो एडजस्टिंग इवेंट है अलग से। फायर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, अदर एसेट्स को इफेक्ट करेगा। और प्रोसीजर हमने क्या सिर्फ एनआरबी के बताए, फायर के बताएं कि दोनों के? क्यों भला? केस स्टडी के अंदर दोनों डिस्कस। डन? इसमें कोई प्रॉब्लम, मुश्किल सवाल तो नहीं था ये? अच्छा मुझे ये बताइए, आपको ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा इश्यू डिस्कस हुआ है, ये कि उस इश्यू के प्रोसीजर बताना। कितने स्टूडेंट्स को इश्यू आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है? कितनों को प्रोसीजर बताने में प्रॉब्लम है? हाँ एक मिनट, अब जितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है जरा हाथ उठाइए, बेफिक्र हो के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से जिन स्टूडेंट्स ने नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं वो अपना हाथ नीचे कर, वो अपना हाथ ऊपर रखें जो नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं। जो नोटबुक मेंटेन नहीं करे वो नीचे, क्योंकि जो नोटबुक मेंटेन नहीं कर रहा उसको प्रोसीजर नहीं आ रहे, तो ये मसला उसका है। ऐसा ही है ना कि उस्ताद की हिदायत पे अमल नहीं कर रहा। जो नोटबुक भी मेंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स और फिर उस इशू में प्रॉब्लम है, वो जरा हाथ उठाए कितने हैं, मैं देखूं। बेफिक्र होकर उठाए, कोई क्रिटिसाइज नहीं करना मैंने, बेफिक्र होकर उठाए। 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नोटबुक मेंटेन ना करने में, असाइनमेंट ना करने में। बहरहाल बाकी जो स्टूडेंट्स को अभी प्रॉब्लम है वो भी जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे चलते जाएंगे ना, ये आपको सिचुएशन रिपीट होती नजर आएंगी। आपने ये चीज नोट की, किसी स्टूडेंट ने ये चीज नोट की है कि पास्ट पेपर में आगे जैसे चलते जाए ना सिचुएशन रिपीट होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल पेपर में ऐसे हो जाता है, ये तो फिर थ्योरेटिकल है। चले क्वेश्चन 1 क्लियर, या इसमें मजीद कुछ एडजस्टमेंट करनी है? सोल्यूशन में देखिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ, मेन चीज यही है। एक आधा प्रोसीजर एक्स्ट्रा शायद डिस्कस हुआ होगा, वो अलग बात है। बाकी देखिए कोई मेन ऐसा इशू जो हम आइडेंटिफाई ना कर पाए हो। डन जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन 12। फॉन्ट साइज थोड़ा सा, क्वेश्चन ज्यादा है ना, तो वो हर एक को अलग अलग थोड़ा फॉर्मेट करना मुश्किल है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी ठीक जा रहा है ना रिकॉर्डिंग? क्वेश्चन 12, सबसे पहले क्या करना है? फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन, इसका मतलब है दोनों सिचुएशन इंडिपेंडेंट है, दोनों को अलग अलग डिस्कस करना है। दोनों में दो चीजें बतानी है। पहली चीज क्या बतानी है? डिस्कस द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने पूछा था इंपैक्ट ऑन ऑडिट के नाम से, वो मिलता जुलता था, उसका वही इफेक्ट था कि हम इश्यूज क्या है इसमें डिस्कस करने। सेड द ऑडिट प्रोसीजर विच मे बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिट टीम। प्रोसीजर भी बताओ, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट ना बताओ। क्या बताओ? इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताओ। इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चेंजेस करनी चाहिए। क्या ऑडिटर के लिए अकाउंटिंग नॉलेज होना जरूरी है? ये आपका अकाउंटिंग का कंसेप्ट पूछ रहा है, हमें डिस्कस करना है ना अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को दिख रहा है। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर, जो कि प्रोसीजर है। ओके 8 नंबर 7 नंबर डन, ठीक है। 3 4 इसके होंगे, 4 4 शायद इसके होंगे एलोकेशन, लगभग आधे नंबर का। क्या 2 5 होंगे? मेरा ख्याल है ज्यादा मार्क्स होंगे प्रोसीजर के और कम मार्क्स 2 या 3 नंबर होंगे इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और बाकी के मार्क्स होंगे ऑडिट प्रोसीजर के। कह रहे हो ऑडिट मेंशन द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स फॉर द ईयर एंड 31 December 2020 आर प्रेजेंटली अंडर योर कंसीडरेशन। ए Quality Foods Limited has been facing liquidity issues and is liquidity issues अंडरलाइन कर लें। किधर ध्यान चला गया हमारा? Going concern heavily reliant on a bank overdraft। अच्छा, गोइंग कंसर्न की रीजन क्या है? क्या हमें सिर्फ ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए सिर्फ ये पता चल जाए काफी है कि गोइंग कंसर्न का इशू है? कि गोइंग कंसर्न का इशू जिस रीजन की वजह से है वो रीजन भी कंसीडर करनी है। रीजन भी क्या हमारे प्रोसीजर में सिर्फ जनरल वाले प्रोसीजर बता देंगे जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं, कि स्पेसिफिक रीजन वाले प्रोसीजर भी बताएंगे? ये बात समझ रहे हैं? एक स्टूडेंट ने गोइंग कंसर्न इश्यूज आइडेंटिफाई किए और फिर चैप्टर 2 वाले प्रोसीजर ही लिख दिए। बताइए सही किया गलत किया? गलत किया। क्यों? सिर्फ गोइंग कंसर्न नहीं देखना, गोइंग कंसर्न इशू किस वजह से राइज हुआ है वो भी देखना है। हमारे प्रोसीजर उसमें भी स्पेसिफिक प्रोसीजर भी इंक्लूड करने हैं।
तो लिक्विडिटी इश्यूज की वजह से पता चला गोइंग कंसर्न का इशू है। हेविली रिलायंट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक लोन का मसला है, लोन की ड्यू डेट करीब आ गई होगी, पैसे नहीं होंगे इनके पास। विच वाज ड्यू फॉर न्यू, देख वही बात हुई ऑन 15 फरवरी 2022। Management has informed you that negotiations with the bank are underway and it is expected that bank overdraft limit will be renewed in next few days. बताइए impact on financial statements क्या है? ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी इस कर रहा है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है इस इवेंट या कंडीशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में along with fact क्या कि कंपनी में नॉट बी गोइंग कंसर्न बिकॉज ऑफ दिस, यानी इस फैक्टर को भी डिस्कस करना है, लोन की रिन्यूअल करीब है और इस फैक्टर को भी डिस्कस, क्या सिर्फ फैक्टर डिस्कस नहीं करना, साथ में ये लाइन भी लिखनी है क्या कि रिन्यूअल ना हुई तो गोइंग कंसर्न, ये अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न का बायस बन सकती है, ये कंपनी लिक्विडेट होने का बायस बन सकती है। यानी सिर्फ इवेंट नहीं बताना, कुछ लोग ये समझते हैं कि जिस इवेंट या कंडीशन की वजह से डाउट क्रिएट हो रहा ना गोइंग कंसर्न पे, सिर्फ उस इवेंट या कंडीशन को डिस्क्लोज कर देना कंप्लीट काम है, नहीं, ये आधा काम है। कंप्लीट काम क्या है, ये 2 स्टेप में करना, मतलब एक ये भी बताना कि इस इवेंट या कंडीशन की वजह से गोइंग इशू राइज, और दूसरा ये बताना कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। ये भी बताना है कि लोन अनकरीब ड्यू है और साथ में यह भी बताना है कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। पॉइंट समझ रहे हैं, इवेंट भी, इवेंट का इफेक्ट भी। और प्रोसीजर क्या होंगे इसके बताइए? 2 तरह के प्रोसीजर होंगे, एक जनरल जो कि चैप्टर 2 में है और दूसरे स्पेसिफिक जो किससे पे बेस कर रहे होंगे, लोन। वो डिपेंड करता है गोइंग कंसर्न के बहुत से इवेंट या कंडीशन ना, कौन सा इवेंट या कंडीशन आपको देता है उस पर डिपेंड करता है। अब बताइए जरा लोन को सामने रखते हुए इसके स्पेसिफिक प्रोसीजर बता दे, क्योंकि जनरल वाले तो आपने याद किए ही होंगे। लोन एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट, उस लोन एग्रीमेंट में क्या चीज देखनी है, हाँ, कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, शाबाश, रिन्यूअल की टर्म्स एंड कंडीशन। और इसके अलावा क्या प्रोसीजर होगा, बैंक के साथ निगोशिएशन जो हो रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस, उसको रीड करेंगे। 2 स्टेप्स हो गए, जो मैनेजमेंट की और बैंक की कॉरेस्पॉन्डेंस है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स जिसमें रिन्यूअल की अप्रूवल हो या अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की डिस्कशन हो, और बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करके पूछ सकते हैं लाइकली आउटकम क्या है, और कंपनी का जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एक्शन है उसके पॉसिबिलिटी क्या है कि कंपनी अरेंज कर लेगी, उसको वैल्यूएट करना है मैनेजमेंट के प्लान को, क्या अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है या नहीं आपके ख्याल में। और क्या अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मसला हल हो गया, बैंक ने बोला मैंने रिन्यू नहीं करना। अब बताइए अल्टरनेट क्या अरेंजमेंट ऐसी हो कि आपकी तसल्ली हो जाएगी कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्ट कर दें, कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट करते हैं, शाबाश, और इन्वेस्ट कर दे, गुड। डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी कोई लोन देने के लिए कह दे, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर एग्जांपल, कस्टमर से एडवांस प्रोबेबली इतना ज्यादा नहीं होता कि उस सिचुएशन को टैकल कर ले। तो ये हमारे कोई 4-5 प्रोसीजर हो गए स्पेसिफिक वाले और कुछ प्रोसीजर हो गए जनरल। भाई ये बात समझ रहे, सिचुएशन से क्या प्रोसीजर लिखना है, कैसे पहुंच रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को पढ़ के ये सोचा कि हमने सिर्फ चैप्टर 2 वाले प्रोसीजर लिखने हैं, शाबाश, हाथ उठाए जरा। आप सबको पता चल गया कि हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिखने हैं, गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। पार्ट बी, ड्यूरिंग द ईयर डेल्टा लिमिटेड हैज डीएल हैज रिकॉग्नाइज्ड एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ ₹55 million in respect of development cost of a software which DL expects to market in future. The market research conducted by DL indicates a promising demand for such software. रिसर्च से पता चला कि ये promising डिमांड है। यहां तक अगर मुझे बताइए क्वेश्चन खत्म हो जाता तो आप क्या प्रोसीजर लिख, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है यहां तक क्वेश्चन का, और इसका प्रोसीजर क्या, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएं। रिसर्च कास्ट को
एक्सपेंस आउट करना है क्योंकि रिसर्च बोला हुआ रिसर्च हुई है। किधर है ये और डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है प्रोवाइडेड क्राइटेरिया मैट हो। क्राइटेरिया याद है आपको? हाँ, एडिक्वेट रिसोर्सेज, एबिलिटी टू सेल, टेक्निकल फिजिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है वो सारी से, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, यहां तक अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता तो हम रिसर्च को इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? रिसर्च को एक्सपेंड आउट करो, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करो अगर क्राइटेरिया मैट हो। और प्रोसीजर कौन कौन से लिखते हैं? डेवलपमेंट कॉस्ट के, डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर लिखते हैं। क्यों भला? क्योंकि क्या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हुई है कि पिछले साल हो चुकी थी? कैसे पता चला? ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है रिकॉग्नाइज्ड। तो डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर याद है, हमने पढ़े थे। डेवलपमेंट कॉस्ट का प्रोसीजर क्या है? हाँ जी, डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर्स क्या हैं? ये तो क्राइटेरिया बता रहे हैं आप, प्रोसीजर तो नहीं बता रहे। कैपिटलाइजेशन नहीं पढ़ा? ये 2 दिन पढ़ा आपने? इनटेंजिबल्स का पढ़ा है जी भाई? डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर बता भाई, देख ले मेरी तरफ, तेरी मेहरबानी यार, देख ले। हाँ थोड़ी देर, हाँ आप डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर्स क्यों नहीं पढ़े आपने? क्यों नहीं पढ़े? आपके घर वालों को पता कि आप नहीं पढ़ रहे? घर वालों को नहीं पता? घर वालों को क्या लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई बताइए क्या प्रोसीजर? अच्छा आप देख रहे हैं ये अपने घरों में क्या बताते हैं आपको पता है ना? जैसे ये बड़ा मुश्किल है, ऐसे पास ही नहीं करता। अब आपको अंदर के हालात पता चल गए ना जी मेरे भाई? डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर ये ले हंस के दिखा देते हैं। क्या करते हैं आप लोग? मैं कैसे बताऊं आपको भाई कि थोड़ी सी मेहनत कर लें यार, रोज का रोज पढ़ लिया करे। कोई 2 घंटे, मैंने ज्यादा नहीं आपसे बोला वर्ड का, 2 घंटे रोज का रोज पढ़ लिया करे। हाँ, आपने आखिरी महीने में सारी बात छोड़ी हुई है। वो मैट्रिक में हो जाता था, इंटरमीडिएट में हो जाता, ग्रेजुएशन में हो जाता था आखिरी महीने, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाते थे, मुझे भी पता है, हमने खुद इसी तरह काम किया हुआ है। सीए में नहीं ऐसे होता। आगे आपकी मर्जी भाई, एंड पे जो हमने सुनना होता है वो तो सुनना ही होता है। क्या भला? सही बड़ा है। टीचर सही ना भी पढ़ाए ना तो फिर क्या होता है, हम भी जब स्टूडेंट थे ना तो सारे उस्ताद हमें एक जैसे नहीं मिलते थे, ऐसे ही होता है ना, एक जैसे नहीं मिलते। तो फिर क्या, थोड़ी सी अपनी एफर्ट जब लगे ना, हाँ उस्ताद की तरफ से कसर थोड़ी रह गई है, कम है, रह जाते हैं, हम भी इंसान ही हैं, तो फिर क्या करना होता है, अपनी एफर्ट थोड़ी सी बढ़ा देनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। इन नवंबर 2021 कहता है, अभी स्टोरी यहां पे खत्म नहीं, अभी तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन हुई है, अगली कहानी सुनो। कैपिटलाइजेशन के बाद क्या हुआ? In November 2021, one of Radial's competitors successfully launched a similar software with the help of high foreign investment. It has helped them to capture a large market share in short span of time. सारा मार्केट शेयर उठा के तो वो ले गया। तो बताइए क्या वैल्यू इन यूज हमारी सेम रहेगी? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई इसके। डीएल्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल में शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 250 मिलियन। तो बताइए अब ये किस चीज की इंडिकेशन है? इंपेयरमेंट की। अब इसका मतलब है 2 एरियाज हैं, ये है रिकग्निशन वाला एरिया और ये है इंपेयरमेंट का। तो आपने इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखना है? सबसे पहले कि रिकग्निशन में इंश्योर करना है रिसर्च कास्ट एक्सपेंस आउट हो, डेवलपमेंट कास्ट कैपिटलाइज हो अगर क्राइटेरिया मेट हुआ है। ये पॉइंट आया इस हिस्से का। दूसरे हिस्से में क्या बताना है इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? हाँ जी, ये इंडिकेशन है इंपेयरमेंट की। सक्सेसफुल लॉन्च बाय कंबाइटर, आपको इंपेयरमेंट लॉस को रिकैलकुलेट करना चाहिए, रीसेस करना चाहिए, और अगर कम है आपकी वैल्यू इन यूज तो फिर आपने इसको इंपेयरमेंट लॉस रिगार्ड करना। प्रोसीजर क्या होंगे? प्रोसीजर मुझे बताइए, सिर्फ रिकॉग्निशन के लिखेंगे या के इंपेयरमेंट के भी? इंपेयरमेंट के भी। शाबाश। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी सुन लीजिए, कितने स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इस दफा पहले अटेम्प्ट में ही पास? बेटा आप पूछ नहीं रहा आपसे, ये आपने फैसला थोड़ी करना है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होना है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप अपनी नोटबुक्स हैं, नोटबुक सामने रखिए, उसमें जो इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिखे हुए ना जिस पेज पे, वो पेज सामने रखें, अभी पता चल जाता है इंशाल्लाह। इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो अल्लाह ताला को ही पता है। इंडिकेशन, जैसे इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है ना, कंफर्म तो नहीं होता कि इंपेयरमेंट लाजमी होगी, हमने चेक करना होता है। तो बताइए किधर है? घर पे। शाबाश। किधर है जी प्रोसीजर? किधर लिखे हैं?
मैंने आपसे बोला था छोटी सी नोटबुक आपके साथ होनी चाहिए। किधर है? घर है यार, शाबाश शाबाश। किधर है? किधर है इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर? नोटबुक है, इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर किधर है? पता ही नहीं है। हेडिंग ने प्रोसीजर में प्रोसीजर छापे हुए हैं, हेडिंग दे नहीं, इम्पेयरमेंट के नहीं लिखे हुए। ये वो बाकी सारा बड़ा था, बस जो आई के आपने सवाल पूछ, ओ भाई किधर है? और ठहर जा, किधर है किधर नोटबुक? अभी बात हो गया है। अच्छा जी, किधर प्रोसीजर? शाबाश, किधर है प्रोसीजर? जी तो क्लियर हुआ प्रोसीजर इम्पेयरमेंट के? क्या प्रोसीजर? वो भी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। फायर की वजह से भी तो इम्पेयरमेंट हुई थी, ठीक है, तो उसमें फायर के कुछ एडिशनल थे विद रिस्पेक्ट, लेकिन इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर भी हमने डिस्कस किए थे। अजम्पशन वगैरह चेक करेंगे। सिमिलरली यहां पे क्या इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर है भैया? इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर क्या है यहां पे? कौन सी जनरल लफ्ज ना बोला करे, अजम्पशंस। और कौन सी अजम्पशंस? इम्पेयरमेंट को रिकैलकुलेट करना है, क्लाइंट से इम्पेयरमेंट की वर्किंग लेनी है, उसको रिकैलकुलेट करना है। कौन सी अजम्पशन को चेक करना है? एस्टिमेट्स, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। इसमें जो अजम्पशन यूज हुई है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर डिमांड क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट, ये स्पेसिफिक टर्म्स लिखनी है आपने। कुछ समझ आया इसमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म? तो मुझे बताइए इसमें क्या इशू था? गोइंग कंसर्न का इशू किस वजह से? लोन की वजह से। इसमें क्या है? इसमें इनटेंजिबल एसेट के रिकग्निशन का इशू और उसकी इंपेयरमेंट का इशू। ये दो एरियाज आपने कवर करने हैं अपने प्रोसीजर, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोसीजर। बताइए क्वेश्चन समझ आता है भैया? क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं? आगे चले। अगला सवाल कौन सा था भाई? 16। कौन सा सवाल था नेक्स्ट असाइनमेंट में? 16। कितने स्टूडेंट ने किया क्वेश्चन नंबर 16? कितने हार्ड? आधे स्टूडेंट्स ने किया, आधे ने किया ही नहीं। आगे 2 छुट्टियां थी। Requirement state the audit procedure which may be performed in respect of above audit issues. Also discuss implication of the issue on the audit report. Procedure भी पूछी है, implication report भी पूछी है। Implication report मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं डिस्कस कर रहा मैं? चैप्टर 2 में प्रोसीजर देखते हैं। 8 नंबर है मेरा भाई, ये आप बताइए। 8 नंबर है, इसमें एलोकेशन कीजिए। उसने 2 चीजें पूछी हैं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछा है, प्रोसीजर भी पूछा है। कितने मार्क्स रिपोर्ट के होंगे, कितने प्रोसीजर के होंगे? हम इस तरह के क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन नहीं समझते। क्यों नहीं समझते भला? उसने अलग अलग हमें इंडिकेशन ही दी कि प्रोसीजर के कितने मार्क्स हैं और रिपोर्ट के कितने मार्क्स हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, मैं खुद भी इसको घटिया सवाल होता है ये तरह। बाद में पता चलता है आप असेसमेंट करेंगे, 5 नंबर होंगे प्रोसीजर के और 3 नंबर होंगे रिपोर्ट के। बाद में बस सम टाइम पता चलता है कि वो इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है। बताइए आपके ख्याल में कितने मार्क्स होंगे? जजमेंट अप्लाई करें। प्रोसीजर के ज्यादा मार्क्स होंगे, रिपोर्ट के कम। ओके शाबाश। You are the manager responsible for the audit of Crown Limited for the year ending 31st of 2019. Your audit team has informed you that CL is developing a new product, Solar Giants, which would have 3 times more power generation capacity than the regular solar panels available in the market. ठीक है? रेगुलर मार्केट 100 मेगावाट का जितना सोलर लगाएं, रेगुलर जितनी बिजली जनरेट करता है उसका 3 गुना ज्यादा जनरेट करेगा। अच्छा, ये जो अल्फाज है सीएल इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, डेवलपिंग को अंडरलाइन करें। इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इनटेंजिबल एसेट्स के प्रोसीजर आएंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर। भाई समझ आ रही है? इस लफ्ज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट से क्या पता चल रहा है? डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर लिखने हैं। ये मेरे भाई, ये इस डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट से क्या पता चल रहा है मेरे भाई को? आपको मेरे भाई, आपको हाँ जी, आपको डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट से क्या पता चल रहा है? डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर लिखने हैं। लेकिन ये भाई नहीं लिख पाएंगे जो आपके सामने बैठे हैं, ये व्हाइट ड्रेस में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे भला? इनको पता ही नहीं है डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर क्या है। कि पता है? नहीं पता। ये ले या अल्लाह, मेरी भी मदद कर, इनकी भी मदद कर। पता नहीं किस आसरे में बैठे, यकीन कर।
नहीं यही है। अच्छा वैसे सही से बताना है, मैं माइंड इंशाल्लाह माइंड नहीं करूंगा, मेरे पढ़ाई की समझ नहीं आ रही। छुट्टी आ गई थी तो छुट्टी में काम ज्यादा करना होता है हमने कि पिछला काम भी भूल जाता है, भूल जाना होता है। शाबाश, चलो शुक्र है छुट्टी खत्म हो गई है। अब तो भैया तैयारी शुरू कर देंगे ना, कि अभी भी टाइम है, अभी कल फिर छुट्टी आ गई है। हर हफ्ते आ जाती है छुट्टी, हर हफ्ते भूलना पड़ता है फिर। तो डेवलपमेंट, इस लफ्ज से पता चला डेवलपमेंट कास्ट के प्रोसीजर लिखने हैं, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन याद रखिए डेवलपमेंट कास्ट के प्रोसीजर आएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि इस सिचुएशन में जो भी प्रोसीजर है मुझे बताओ, और उसमें डेवलपमेंट कास्ट का उसने जिक्र कर दिया कि हो रहे इसी साल कर रहे हैं। सीएल हैड कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कास्ट, खुद भी बता दिया, ₹40 मिलियन इन 2018 एंड 30 मिलियन इन 2019, यानी हमारे साल में भी डेवलपमेंट हुई है। बेस्ड ऑन टेक्निकल फिजिबिलिटी कैरियर आउट बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टेस्टिंग ऑफ सोलर जायंट इज इन द राइट डायरेक्शन, द प्रोडक्शन वुड बी लॉन्च्ड एज पर प्लान इन जून 2020। हमारे साल 2019 में भी क्या, क्योंकि 31 नवंबर 2019 है ईयर एंड, क्या डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हुई है, तो उसके प्रोसीजर आएंगे। कोई स्टूडेंट बता सकता है डेवलपमेंट कॉस्ट का प्रोसीजर क्या है? बुक में देखे कहीं लिखे हुए हैं, मुझे यही बता दे बुक में किस जगह पे लिखे हुए हैं। पेज 182 लिखे हुए हैं जी। चलिए एक दफा जरा पढ़ के देखे, समझ आते हैं आपको? अगर कोई प्रोसीजर ऐसा जो समझ में नहीं आता तो पूछें। कुछ समझ आए? ये तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए आपको पढ़ाया, वरना मैं खुद पढ़ाता। However, review of board minutes revealed that CL is facing technical problems. ये आया ट्विस्ट कहानी में। That may delay the launch of solar giants till March 2021. Minutes further revealed that CL may require to incur further ₹50 million. कुछ technical problems हैं, और 50 million for the development of the project. This would result in increase in selling price that was originally envisaged by CL. कह रहा भैया फर्दर पैसे प्रॉब्लम्स है, फर्दर पैसे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, और इसकी वजह से सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी। सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी तो उसका मतलब क्या हुआ, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो मतलब वैल्यू इन यूज कम। Sales management was viewed that they would overcome these technical problems without incurring any additional cost and would launch the solar giants as per original plan in June 2020. मैनेजमेंट कह रही है सब कुछ झूठ है, हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं और आइंदा भी ठीक होगा। ड्राफ्ट फाइनेंशियल में शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹150 मिलियन। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर कौन कौन से इश्यूज है। नंबर 1 डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, वो प्रोसीजर लिखने हैं। नंबर 2 इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिखने हैं। इंडिकेशन है ना कि इंपेयरमेंट कैसे, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो दो इशू हैं इसमें, एक डेवलपमेंट कॉस्ट की रिकॉग्निशन के प्रोसीजर वो इशू है, और दूसरा कौन सा है, इंपेयरमेंट का इशू। इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिख लेंगे। अच्छा इंपेयरमेंट में खास तौर पे किसको डिस्कस करना है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। आप कैसे कंफर्म करेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी ओवरकम हुई है कि नहीं? मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, उनके इंजीनियर से मिलेंगे, इंक्वायर करेंगे, बीओडी के मिनट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहा है ना, कैसे इंश्योर करेंगे मैनेजमेंट वाकई टेक्निकल इश्यूज को ओवरकम कर लेगी? एक्सपर्ट को एंगेज करना है हमने। अच्छा इसके अलावा वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी एक्सपर्ट को एंगेज कर लेते हैं। क्यों? वॉइस राइटर हमने खुद वेरीफाई करनी है, उसमें एक्सपर्ट का यूज एप्रोप्रिएट नहीं है। तो बताइए आप खुद कैसे इसको वेरीफाई करेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को? मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे क्या फंडिंग अवेलेबल है, फंडिंग का सोर्स क्या है, डायरेक्टर्स की तरफ से, किसी होल्डिंग कंपनी की तरफ से, किसी बैंक की तरफ से। क्लियर? तो ये दो इश्यूज आपने डिस्कस करने हैं, एक रिकग्निशन का
और एक इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट में टेक्निकल इशू का जिक्र भी आना चाहिए आपके प्रोसीजर के अंदर, फाइनेंशियल इशू का जिक्र भी आना चाहिए, और ये प्राइस इंक्रीज और इसकी वजह से डिमांड डिक्रीज, ये वाला जिक्र भी आना चाहिए। क्वेश्चन की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन सोल्यूशन में डिस्कस करनी है। ये बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल जुबान में तो नहीं बोल रहा? ओके, ये दो इश्यूज है, रिकॉग्निशन और इम्पेयरमेंट। डन जी। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, अगर इम्पेयरमेंट वगैरह सारी ठीक कैलकुलेट हो जाए और आगे आगे वो आगे अनमोडिफाइड के आगे की एडेड मैटर, ठीक है जी। और अगर नहीं हुआ तो इंपेयरमेंट लॉस को ठीक रिकॉर्ड नहीं किया, क्वालिफाइड और बेसिस और की एडेड मैटर। क्लियर? कुछ कुछ समझ आई? क्या क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से मल्टीपल इशू आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं आप? और आपने देखा कि एक क्वेश्चन के अंदर अमूमी तौर पे दो इश्यूज डिस्कस करता है, जैसे यहां पे रिकॉग्निशन का अलग कर रहा है, इम्पेयरमेंट का अलग कर रहा है। एक क्वेश्चन में इन्वेंट्री का अलग कर दिया, फायर वाला अलग कर दिया। इस क्वेश्चन में कोई चीज जो आप डिस्कस करना चाहते हो, सॉल्यूशन को एक नजर देखें, क्या मेजर इश्यूज वही उसने हाईलाइट किए? क्या चीज? इम्पेयरमेंट क्यों नहीं आएगी भाई? पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, क्या जो इन प्रोसेस है CWIP उसमें इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो सकती है कि नहीं? सकती है यार, CWIP में भी इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो जाएगी। बल्कि आपको एग्जांपल भी दी थी, हम अपनी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, वो स्लो बन रही है, शॉपिंग प्लाजा बना रहे हैं, C5 की एग्जांपल है ये, शॉपिंग प्लाजा बना रहे हैं, सो स्टेप बाय स्टेप स्लो। साथ वाले ने भैया हमसे पहले बाद में स्टार्ट करके हमसे पहले कंप्लीट कर लिया। अब बताइए हमारा प्लाजा जो भी इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस ही उसकी वैल्यू यूज कम नहीं होगी क्या? क्योंकि कस्टमर दूसरे प्लाजा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो CWIP भी इम्पेयरमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज पे। एक और एग्जांपल सुन लें, वो एक अच्छा खासा होटल बना रही है, C5 की एग्जांपल है कि कब CWIP इम्पेयर हो सकता है। अच्छा खासा होटल बना रहे थे, 5 स्टार होटल, लेकिन जिस जगह पे होटल बन रहा था ना, अभी बन रहा है होटल, समझे 70% कंप्लीट हो गया, इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि भैया ये तो रेजिडेंशियल इलाका है और ये इधर कमर्शियल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कह रही है नहीं हमने भी रहना ही है। उन्होंने कहा नहीं इधर तो पता नहीं कौन कौन सा, कभी गोरा आएगा, कभी काला आएगा, कहां से आएंगे, अजीब सा कल्चर होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। केस चला गया कोर्ट में और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो जीत गए। अब बताइए, अब कंपनी ने फैसला किया ये जो होटल बन रहा है ना, इसको हम स्टोरेज हाउस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें अपना काठ कबाड़ ला के स्टोर किया करेंगे। बताइए इंपेयरमेंट होगी कि नहीं होगी? तो CWIP भी इंपेयर्ड हो सकता है। 16 डन जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 20। इतने क्वेश्चन करने का कोई फायदा होगा क्या? कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा होगा? कितनों को लगता है कि कोई फायदा नहीं है सर, जितने मर्जी करे जाए? जिसने करने थे केस स्टडीज कर ली ऑलरेडी, और जिसने नहीं करनी थी ना, वो आप जितना मर्जी क्लब ने नहीं करनी उसने। ऐसा ही है क्या? रिक्वायर्ड डिस्कस हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस एंड पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑफ द अबव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा, ये मेरे को ये बहन जी बताएंगे। शाबाश। क्या पूछ रहा है भला क्वेश्चन 20 में? यानी क्या बताना है हमने, रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोसीजर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? शाबाश, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है, और क्या नहीं पूछ रहा? ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन। ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन क्या होती है? वो हेडिंग्स देके बता रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल एक्सेप्ट फॉर द ब्ला 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 ब्ला। चलिए आइए जरा देखते हैं, दो चीजें बतानी है हमने, प्रोसीजर बताने, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। कह रहे यू आर द ऑडिट पार्टनर एट BLC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसीडरेशन। Artificial Technologies Limited ATL has recognized an intangible assets of rupees 100 million in respect of development costs relating to software which ATL expects to market in future। इस लाइन से कौन से वाला एरिया के प्रोसीजर बताए?
थोड़ा ऊंची बोले मेरे भाई। डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के प्रोसीजर। क्या हमारे साल में कैपिटलाइजेशन हुई है? यस। नहीं बता रहा पिछले साल में हुई, तो मतलब the market research conducted by TR indicates promising demand for such software. However, expected cost required to complete expected increase कर गई है, 50 मिलियन चाहिए, क्रेडिट लिमिट एक्सेड कर रहे हैं, फेसिंग डिफिकल्टी इन रेजिंग फाइनेंस फॉर द अबव सॉफ्टवेयर। तो ये तो मुझे लगता है क्यों है हमने, ये कौन से वाला डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन, ये क्या प्रोसीजर है भला? उसकी इंपेयरमेंट के प्रोसीजर। क्लियर? अच्छा, कोई एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर में आएंगे, क्यों? वो कह रहा है फेसिंग डिफिकल्टी इन रेजिंग फाइनेंस। हाँ, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं कह रहा। ये गोइंग कंसर्न का इशू राइज नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है फाइनेंसिंग डिफिकल्टी है सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए, पूरी कंपनी को डिफिकल्टी नहीं है। तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट की रिकॉग्निशन और उसकी इंपेयरमेंट के प्रोसीजर जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे उसने रीजन चेंज कर दिया, वहां पे उसने रीजन एक क्वेश्चन में चेंज बताया था कि कंपैरेटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो हमारा फोकस जो था वो थोड़ा सा प्रोसीजर में कंपैरेटर्स और मार्केट पे था। यहां पे क्या कह रहा है? एडिशनल फाइनेंस चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो अगर तो एडिशनल फाइनेंस अरेंज हो गया तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करें इसकी कैपिटलाइजेशन। अगर एडिशनल फाइनेंस अरेंज नहीं होता, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते। ये बात समझ आती है? अगर ये सारा कुछ ठीक रिकॉर्ड हो जाए, आपको पता ही है वो रूटीन की ऑडिट मैटर इम्पेयरमेंट, और अगर मैनेजमेंट से रिकॉर्ड नहीं करती, सही से डिस्क्लोज नहीं करती, मिसस्टेट। सेकंड, मैं इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पे फोकस नहीं कर रहा, बार बार बता रहा हूं क्यों नहीं कर रहा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एग्जाम में, लेकिन आपने लिखना है इसको। Second, RL is involved in the manufacturing and supply of beverages throughout Pakistan through its plants situated in Lahore. During the year, fire occurred at RL's plant, due to which a significant portion of the plant has been destroyed. Fire. Underline करें. Fire. The management has written off the plant and recorded an insurance claim received. Insurance claim को भी underline करें। वैसे तो फायर के केस में अक्सर हम इंश्योरेंस क्लेम को अगर ना भी कोई जिक्र करें तो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कंपनीज ने मुमूमी तौर पे बिजनेस की इंश्योरेंस करवाई होती है, लेकिन यहाँ पे तो लाजिम हो गया, उसने खुद से बता दिया इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द टाइम ऑफ फायर वाज 390 मिलियन। तो हमने ये इंश्योर करना है कि क्या इसकी करेक्ट अमाउंट को एक्सक्लूड कर दिया गया। RL is negotiating the purchase of another plant and order is expected to be placed soon after receiving the insurance claim. ठीक है, वो एक और निगोशिएट कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिला तो नया प्लांट परचेज कर लेंगे। क्या ये जो प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है एक ही प्लांट था कि मल्टीपल प्लांट्स में से एक प्लांट था? ये बताएं मुझे, ये बताएं क्या ये जो कंपनी का प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ ये मल्टीपल में से एक था या अकेले में से एक था? अकेला ही एक था। कहाँ लिखा हुआ है इसके और भी प्लांट थे? कहाँ लिखा हुआ है? RL involved in the manufacturing and supply of bridges throughout Pakistan through its plant situated in, यानी सप्लाई पूरे पाकिस्तान में देते हैं, लेकिन कैसे सप्लाई देते हैं? लाहौर में जो प्लांट नहीं है, प्लांट जो लाहौर में है उससे सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, सप्लाई कैसे दे रहे हैं? सप्लाई पूरे पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन कैसे जा रही है? हाँ जी, हाँ, जो प्लांट लाहौर में नहीं, लाहौर में, यानी एक ही प्लांट है। क्या उनसे बोला हुआ प्लांट्स प्लूरल टर्म यूज की है? पूरे क्वेश्चन में प्लांट के साथ प्लूरल टर्म यूज की है। अब आप कहें सर ये कहां से पॉइंट निकाल रहे हैं? आई कैप निकाल रहा है, कह रहा है बच्चे सरसरी रीडिंग करते हैं। ये सिंगल प्लांट था, ये क्यों? अच्छा, ये क्यों पूछ रहा हूं मैं भला? क्योंकि अगर इंश्योरेंस रिकवरी ना मिली तो ये गोइंग कंसर्न का अनसर्टेनिटी भी क्रिएट करेगा अगर इंश्योरेंस अमाउंट रिकवर्ड नहीं होती। क्या आग लगे फौरी अमाउंट इंश्योरेंस अमाउंट रिकवर कर लेनी, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए फौरी रिसीवेबल?
क्योंकि ये रिसीवेबल कंटिंजेंट रिसीवेबल है, ये जब तक वर्चुअली सर्टन नहीं होगा, वर्चुअली सर्टन आपने रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। प्रोविजन हो आपकी एक्सपेंस की तो आपने जब प्रोबेबल हो तब रिकॉर्ड कर लेना है, लेकिन जब कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोबेबल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कंटिंजेंट एसेट वर्चुअली सर्टन पे रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए आग लगने पे फौरी इंश्योरेंस रिसीवेबल रिकॉर्ड करना ये गलत है, जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो रिकॉर्ड नहीं करने। तो ये इसमें कौन से वाले प्रोसीजर लिखेंगे भला फिर हम? पहले फायर वाले तो लिख ले मेरा भाई, जो पक्के लिखने हैं वो पता, फायर वाले लिख रहे, कौन से प्रोसीजर लिखने हैं? फायर वाले। और अगर इंश्योरेंस रिकवरी ना हुई ये वर्चुअली सर्टन, तो फिर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो सकती है, फिर उसके प्रोसीजर भी लिख दे। लेकिन पहले प्रोसीजर कौन से लिखने हैं? फायर वाले। तो इसमें फायर वाले प्रोसीजर भी है, चूंकि सिंगल प्लांट था, सिंगल प्लांट। अच्छा, इंश्योरेंस करवाई हुई है, इसलिए आप अगर गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर नहीं भी लिखते ना, फायर के साथ इंश्योरेंस के प्रोसीजर लिख लेते हैं रिकवरी के, तो भी ठीक है, काम चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में पढ़ा था, जो अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफीज होती है उनसे गोइंग कंसर्न इंश्योराइज होता है, इसमें इंश्योरेंस करवाई हुई थी। तो इसमें गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर तो इतने ज्यादा अहम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इंश्योरेंस करवाई, लेकिन फायर के और इंश्योरेंस के प्रोसीजर अहम है। और जहां कहीं फायर के प्रोसीजर और साथ में इंश्योरेंस के प्रोसीजर आते हैं, कितनी अमाउंट रिकॉग्नाइज करनी है। क्या इससे पहले हमने कोई ऐसा केस किया हुआ है जिसमें फायर और इंश्योरेंस, ठीक है, किया हुआ है? आज तो किया ही है। क्या इससे पहले भी किया हुआ है कोई केस ऐसा? इससे पहले किसी का किया हुआ है? तो फिर इसका मतलब है आपको तो जैसे ही क्वेश्चन आया होगा आप खुशी से नाच उठे होंगे। आपने कहा होगा ये तो मैंने पहले सवाल किया हुआ फायर वाला, ये तो मैं छापता हूं, अभी छाप दिए होंगे। ऐसा है क्या? कर लिया होगा क्वेश्चन क्या नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। क्वेश्चन पढ़ के देखें। मेरा काम है कि जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है वो आपको समझाना, और एग्जाम के क्वेश्चन से आपकी बुक में कंसेप्ट कहां पे लिखा हुआ है वहां तक पहुंचाना। अब आगे उस कंसेप्ट को आपने कवर करना। अगर मैंने उस कंसेप्ट को आपको समझा दिया होगा ना क्लास में, फिर वो आगे अगला काम आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि इश्यूज कौन से इसमें डिस्कस करने हैं? क्या जो इश्यू डिस्कस करने हैं वो क्लास में हमने उसके प्रोसीजर डिस्कस किए हुए हैं? फर्ज किए ना भी किए हों तो सॉल्यूशन में लिखे हुए हैं, आपने उसको नोटबुक में उतारना है, ठीक है, और उसको फिर रिवाइज करना। कभी ऐसा भी हो सकता है इशू आ जाए जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो। भाई डन जी, कुछ बात समझ आती है? अब मैं अगले प्रोसीजर आपको क्या बताऊं? रहने दे, छुट्टी दे, छुट्टियां दे दे इनको, छुट्टियां दे दे, छुट्टियां। पहले छुट्टियां रह के जो आगे 10-15% रह गए हैं ना ऑडिट, वो भी निकल जाए। ये ले छुट्टी, ये ले छुट्टी, ये ले छुट्टी, ये ले छुट्टी, ये ले। और चाहिए छुट्टियां तेरे को? और चाहिए? ले ले और छुट्टियां ले ले। और किसको चाहिए छुट्टियां? तेरे को चाहिए। क्यों नहीं काम करके आए? क्यों नहीं काम करके आए? है छुट्टियों में रिवीजन करते हैं, प्रीवियस डेफिशिएंसी जो है वो पूरी करते हैं कि पिछला भूल आते हैं? बताओ बताओ, क्यों नहीं करके आया? क्यों नहीं? इधर से कौन था? क्यों नहीं करके आया? अरे तुम क्यों नहीं करके आया? खबरदार रहता अगर ऐसे किया था। इतनी मेहनत करके आपके दिमागों में फिट करते हैं कंसेप्ट, छुट्टी होती है और निकाल के आ जाते हैं। मर्जी है। इतनी मेहनत जाया होती है ना, बड़ा दुख होता है, दुख होता है। चले आते हैं हम आज के नए एरियाज की तरफ। नए एरियाज कौन से हैं? एक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, एक प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। देखिए प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही एरिया है। मैं क्या भला? लिटिगेशन। नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या करना है? अच्छा एक चीज नोट करें, इसमें उसने असर्शंस बस बराए नाम ही इक्का दुक्का डिस्कस किए हैं, है ना, एग्जिस्टेंस की कर दी, फिर उसके बाद कट। उसने एक प्रॉपर असर्शन के साथ डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अच्छा इसके बारे में सुन लीजिए।
क्या क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे, हमने आज जितने भी डिस्कस किए हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन, उसमें सारे प्रोसीजर पूछे हैं, उसके साथ क्या हमें प्रोसीजर के साथ असर्शन लिखनी है कि नहीं लिखनी? हर प्रोसीजर के साथ। सवाल ये है क्यों नहीं लिखनी? भला नहीं लिखनी। याद रखें, अगर रिक्वायरमेंट में वो कहे ना कि प्रोसीजर के साथ असर्शन भी लिखो, फिर हम लिखेंगे। अगर उसने खुद से नहीं पूछा ना तो हमने साइंसदान नहीं बनना। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोसीजर के साथ असर्शन लिखो, फिर हमने प्रोसीजर के साथ असर्शन लिखनी। अगर नहीं पूछा, नहीं लिखना। ये ना रिवैल्यूएशन के प्रोसीजर पूछे, सिर्फ असर्शन का लफ्ज इस्तेमाल ना करे। आप ये सोचना शुरू कर दे रिवैल्यूएशन के इस प्रोसीजर से कौन सी असर्शन वेरीफाई होगी, इससे कौन सी असर्शन वेरीफाई होगी, नहीं सोचना। हाँ, जहां पे वो कह दे कि असर्शन बताओ, वहां पे बतानी है। वहां तो फिर अगर किताब में नहीं भी लिखी हुई ना, फिर भी बतानी है। और जहां पे उसने नहीं पूछी, वहां पे चाहे किताब में लिखी भी हुई है, नहीं बतानी। रिक्वायरमेंट ज्यादा अहम है कि जो किताब में लिखा हुआ है वो अहम है? रिक्वायरमेंट। बात समझ रहे हैं? तो मुझे बताइए, आपको क्या असर्शन का कंसेप्ट आता है? सिखाया हुआ मैंने। अगर आपके सामने कोई प्रोसीजर, आपको याद है हमने एक्सरसाइज, आज में एंटी क्विज नहीं हुआ, ठीक है, कि आज मैं असाइनमेंट डिस्कस करना चाह रहा था। तो एंटी क्विज के अंदर क्या हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि इस असर्शन के लिए कौन से प्रोसीजर रेलिवेंट और कौन से इररेलिवेंट, इस असर्शन के लिए कौन से प्रोसीजर एलिमेंट है, कौन से, ये प्रैक्टिस करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि आपको असर्शन वाइज प्रोसीजर जो है वो समझ आना शुरू हो जाए। तो ये एग्जाम में कब लिखने हैं? जब रिक्वायरमेंट में वो पूछेगा। आइए इसके प्रोसीजर देखते हैं। कुछ उसने असर्शन के साथ लिखे हैं, कुछ असर्शन के बगैर। बल्कि आप बताइए, बोरोइंग में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? बोरोइंग में लोन एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करेंगे और मिनट्स ऑफ द, अगर आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखा ना, आपको 0 नंबर मिलना है। अगर साथ में ये नहीं लिखना कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या चीज चेक करनी है, क्या क्या चेक करेंगे? अप्रूवल चेक करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और डिस्क्लोजर और करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पेमेंट टर्म्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिक्योरिटीज डिस्क्लोज करना है, कंफर्मेशन लेटर बैंक को भेजना है। आइए जरा देखते हैं वो क्या क्या कर, कहता है शेड्यूल ऑफ बोरोइंग। सबसे पहले क्या करो कि भैया क्लाइंट ने जितने भी लोन लिए हैं उन सबका शेड्यूल लो, 5, 10, 15, 20 जितने भी है। हर एक लोन के केस में आपको क्लियरली क्लाइंट बताए ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशन कितनी है, रीपेमेंट कितनी हुई साल में, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लोजिंग बैलेंस में बताओ करंट पोर्शन कितना है, नॉन करंट कितना है, इंटरेस्ट भी बताओ कितना है। मैनेजमेंट में सारी लिस्ट लेंगे हम। तो एक लोन को वेरीफाई करने के प्रोसीजर बता रहे थे, उसने कहा पहले सारे लोन की डिटेल लो। जैसे फिक्स एसेट का शेड्यूल होता है ना आपका, ये लोन का शेड्यूल है। फिक्स एसेट के शेड्यूल में भी ऐसे ही होता है, क्या ओपनिंग कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना बाय किया, कितना डिस्पोज किया, क्लोजिंग कितना, वही बात यहाँ पे है। वहां पे डेप्रिसिएशन होती है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। पहला प्रोसीजर समझ आता है? क्लाइंट से शेड्यूल लो, शेड्यूल का टोटल करो, एग्री द ओपनिंग बैलेंस विद प्रायर ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और क्लोजिंग इस साल की जीएल के साथ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। शेड्यूल ऑफ बोरोइंग ऑब्टेन करनी है, समझ आती है बात? फिर दूसरा स्टेप कौन सा है? बज़ाहिर उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए, लेकिन ये समझिए एक ही पॉइंट है। क्या करें? सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू एवरी लेंडर। हर बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं 100%। ये हमने पढ़ा था कंफर्मेशन में। कंफर्मेशन शुड आस्क फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी। क्या कंफर्मेशन में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करना चाहिए कि अदर इंफॉर्मेशन भी? अदर इंफॉर्मेशन भी। ये याद है कंसेप्ट? बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करेंगे कि अदर इंफॉर्मेशन भी? ये हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था, जाके उधर देख सकते हैं आप। लर्निंग ऑब्जेक्टिव था पूरा एंड में गालबन। रिप्लाई मस्ट कम डायरेक्टली फ्रॉम द लेंडर टू ऑडिटर। ये तो रिप्लाई डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये सारा बेसिकली समझे एक ही प्रोसीजर है। उसने 3 बुलेट्स बनाया है, लेकिन ये घूम फिर एक ही प्रोसीजर। शेड्यूल ऑब्टेन करो, मैच करो, टोटल करो, कंफर्मेशन लेटर। नेक्स्ट लोन एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करो। लोन एग्रीमेंट में क्या क्या देखना है? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट शेड्यूल, सिक्योरिटी, कोवेनेंट, कंडीशंस है। मैच द प्रिंसिपल विद लिस्टिंग।
ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई लोन लिया है तो उसमें जितनी अमाउंट का लोन लिया है उसे जो हमने ऊपर लिस्ट ली थी ना, ये वाली लिस्ट, ये इसके साथ मैच करो कि क्या इसमें वो लोन की अमाउंट पूरी शो हो रही है। मैच द सिक्योरिटी एंड चार्ज डिटेल विद बैंक कंफर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट में जो सिक्योरिटीज लिखे हुए हैं ने बैंक से कंफर्मेशन लेटर जो सेंड किया उनके साथ मैच करें। एग्जिस्टेंस एक्यूरेसी लोन डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक स्टेटमेंट, चेक करने की जितना लोन मिला है वो बैंक स्टेटमेंट में उतनी अमाउंट क्रेडिट हुई है। ट्रेस रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई रीपे, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है अगर कोई लोन मिला है वो भी देखो बैंक स्टेटमेंट में आना चाहिए और जो पेमेंट हुई है वो भी देखो बैंक स्टेटमेंट में आनी चाहिए। रीकैलकुलेट इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड। वो क्वेश्चन याद है जिसमें उसने बोला था कि मैंने लोन लिया है और उसने क्वार्टरली रीपे करना था और एक क्वार्टर का रीपे नहीं किया था, याद है? वो रिस्क असेसमेंट में क्वेश्चन था कि नहीं याद? कोवेनेंट का मतलब क्या है, लोन एग्रीमेंट। इंस्पेक्ट ईच लोन एग्रीमेंट फॉर कोवेनेंट कंडीशंस, देखें क्या है, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो की क्या रिक्वायरमेंट है, करंट रेशियो, मिनिमम प्रॉफिट, क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉजेस। क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉजेस क्या है, ये काट दे क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉजेस। मतलब अगर कोई डिफॉल्ट किया तो क्या होगा। तो ये लोन एग्रीमेंट में कुछ कंडीशंस हैं, होती है हर लोन एग्रीमेंट में शराइत होती है। आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता है तो कुछ शराइत रखता है, अगर उस शराइत को पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर उसको कंप्लाई नहीं किया तो अगला लोन मिलना दूर की बात है, ये भी वापस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कोवेनेंट कैलकुलेशन को चेक करना है, कोवेनेंट की कंप्लायंस को। Where a covenant is breached, lender may have the right to recall the loan. Loan is classified as current liability unless the lender has waived the breach in writing before year end. ICAP केस स्टडी में इस कंसेप्ट को कई दफा पूछा है, इसको पढ़ के मुझे बताए समझ आती है कि जो कंडीशंस है, जिन कंडीशन में बैंक को लोन मिला है आपने वो कंडीशन पढ़नी है, अगर उनमें से किसी कंडीशन की वायलेशन होती है तो क्या होगा ये आपने पढ़ना है। करंट पेपर हो जाएगा अनलेस बैंक माफ कर दे। कब माफ कर दे, बिफोर ईयर, और अगर आफ्टर ईयर एंड माफ करे फिर नॉन एडजस्टिंग है, वो नॉन करंट, सॉरी वो करंट ही रहेगा, करंट ही रहेगा। क्या करंट और नॉन करंट में लोन को स्प्लिट होना चाहिए? चार्जेस, अगर मॉर्गेज या चार्ज लॉ में पढ़ा हुआ आपने कि कंपनी जितने भी लोन लेगी मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करवाएगी, तो कंपनी के जो लोन्स है जितने भी लिस्ट कंपनी ने हमें दिया है उसे एससीसीपी के रिकॉर्ड के साथ मैच करना है हमने। लोन ड्रॉन आर रीपेड इन लास्ट 30 डेज, कंफर्म द एंट्री इन करेक्ट पीरियड। आखिरी महीने में जितने भी रीपेमेंट हुई है या लोन आया इंश्योर करना है करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हुआ हो। क्लासिफिकेशन में क्या है, करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन, और इंश्योर करना है सारे रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर इंक्लूड हो, खासतौर पे IS1 और IFRS 37, सॉरी IFRS 7। क्लियर? ये थे हमारे लोन के प्रोसीजर। कोई मुश्किल प्रोसीजर लगे हैं आपको तो क्विकली बताइए क्या क्या प्रोसीजर थे। लोन का एग्रीमेंट लिया, कंफर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट के साथ मेरे कोवेनेंट स्टडी करनी है, चार्जेस, ओके क्लियर जी। इसमें कोई प्रॉब्लम, लोन एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन एंड कंडीशन। इसमें देखिए ये मैं आपको किधर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 15, इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। यह है दो इसके एरिया, प्रोविजंस और कंटिंजेंसीज। इसका मतलब क्या प्रोविजंस है कंटिंजेंसीज का? इसका मतलब यूं समझिए कि ये कंपनी के खिलाफ लीगल केसेस है। अगर वो लीगल केस का आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो तो वो प्रोविजन में आ जाता है, और अगर आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल ना हो तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में आ जाता है। तो उसका मतलब है प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में फर्क सिर्फ वो स्टेज का है।
यानी इस चीज का कि आउटफ्लो प्रोबेबल है या नहीं। बाकी वो इवेंट हो सकता है कि सेम ही हो, प्रोविजन का भी सेम हो, कंटीजेंसी। दो केसेस फाइल हुए हैं, एक में कंपनी में आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है, दूसरे में आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल नहीं है, एक प्रोविजन में जाएगा एक कंटीजेंसी में जाएगा, दोनों की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर सेम है। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी को पढ़ते हुए आपने अपने जहन में क्या रखना है, कोई लीगल केस है उसकी प्रोविजन या डिस्क्लोजर ठीक है या नहीं, हमने ये चेक करना है। क्या चेक करना है? लीगल केस। हालांकि प्रोविजन में और तरह की प्रोविजन भी आती है, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, डीकमीशनिंग प्रोविजन, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आईकैप टेस्ट करता है वो कौन सा है? लीगल केस, लिटिगेशन का। लिटिगेशन के प्रोसीजर हमें पता है क्या? लिटिगेशन के प्रोसीजर इससे पहले किसी चैप्टर में, किसी क्लास में हमने डिस्कस किए हैं पक्का? लिटिगेशन के प्रोसीजर इस क्लास से पहले कहीं डिस्कस किए हैं? और बता डिस्कस किए हैं कि नहीं? कहाँ लिखे हैं? नोटबुक किधर है? लीगल केस के प्रोसीजर हमने इससे पहले कभी क्लास में डिस्कस किए हैं? किधर है? किधर लिखे? क्यों नहीं? मैंने जब कहा लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? हाँ शाबाश, दिखा जरा मेरा गुस्सा कम हो। शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। प्रोविजन प्रोसीजर लायबल है, हाँ क्या? ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइजर, सही लिखा कि गलत लिखा? फिर क्या लिखा? रिव्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग विद लॉयर्स, अच्छा वो कुछ और लिखना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी लिखा फिर भी गलत है। इसने लिखा रिव्यू, चले लायर को काट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिव्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी आपस में। लेकिन उसमें क्या चीज चेक करनी है? क्या? अबाउट एक्सपेक्ट लाइकली आउटकम ऑफ द केस एंड एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज। ये आपने मिनट्स लिख दिए, ये नहीं लिखा मिनट्स में देखा क्या, तो भाई वो प्रोसीजर पूरा नहीं है, प्रोसीजर पूरा नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? जब किसी के साथ मुलाकात करते हैं तो लिखना हो तो क्या सिर्फ इतना लिखते हैं हमने उसके साथ मुलाकात की, कि उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये भी लिखना है। वो क्यों नहीं लिख रहे क्या बातचीत हुई? थोड़ा शॉर्ट लिखे तो काम की बात लिखनी होती है, और जो काम की बात नहीं है वो छोड़नी होती है। शॉर्ट लिखने का असूल क्या है? काम की बात लिखनी है और जो निकम्मी बात है वो छोड़नी है। भाई ने काम की बात को छोड़ दिया, निकम्मी बात को लिख लिया, मर्जी है आपकी भाई। नहीं ये भी ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, मतलब लाइनर मिल जाता है, स्टार्ट मिल जाता है। लेकिन ज्यादा अहम तो वही चीज है ना, ये लिखना ज्यादा अहम है कि मीटिंग के मिनट्स देखें, ये लिखना है कि मिनट्स में क्या चीज देखें। भाई किस चीज की अप्रूवल देखनी है, किस चीज की डिस्कशन देखनी है। कुछ स्टार्ट तो करें, स्टार्ट करेंगे तो गलतियां करेंगे, गलतियां करेंगे तो सही होगी। खुदा का खौफ करे, गलतियां करना तो शुरू कर दे अभी तो ये अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये इसको आपने रीड कर लेना है, क्योंकि मेरा ख्याल है इसमें काफी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। और मैं आपको ये क्यों रीडिंग के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है जो इससे पहले जितने भी अहम प्रोसीजर थे वो सारे हमने डिस्कस किए क्लास में। मैंने आपको एक एक प्रोसीजर पढ़ाने की कोशिश की है। ये क्यों कह रहा हूं भला? अभी लोन वाला भी पढ़ाया है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें ये आईकैप ने आपको बताया जनरल, यानी ये प्रोसीजर ऐसे हैं जो वारंटी के लिए भी रेलिवेंट हो सकते हैं, इनमें से रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी, डीकमीशनिंग पता है ना, वो जो प्लांट है उसको इंस्टॉल करना, लीगल केसेस के लिए भी रेलिवेंट है। लेकिन आईकैप इसमें से केस स्टडी में से सबसे ज्यादा कौन सा पूछता है? लीगल। तो इसलिए मैंने लीगल केस वाले तो आपको स्पेसिफिक डिस्कस कर रहा हूं, बाकी इसके जनरल जो हैं वो नहीं, जो हर केस के लिए रेलेवेंट वो नहीं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए है। एक दफा आईकैप ने पूछा था 10 साल पहले कि प्रोविजन के और कंटीजेंसी के प्रोसीजर बताओ, तब आपने ये प्रोसीजर लिखने थे। अब आईकैप का टेस्टिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। अब आईकैप रिप्रोडक्शन वाला सवाल प्रोसीजर में से नहीं पूछता, कौन से पूछता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन सा इसमें? इस प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में से लिटिगेशन, लीगल केस, ठीक है। एक आधा दफा वारंटी का पूछा है जो कि हमने अलग से कवर किया उसको भी। तो जनरल प्रोसीजर पढ़ ले, लेकिन एक्सपेक्ट ना करे कि आएगा। आएगा कौन सा? आईकैप उसमें से कोई स्पेसिफिक एग्जांपल वारंटी की देके, जैसे लीगल की सबसे ज्यादा एग्जांपल उसने दी है। तो अगर कंपनी के खिलाफ लीगल केस है
तो मेरा भाई ये प्रोसीजर बताएगा। अगर लीगल केस के 5 प्रोसीजर किसी एक स्टूडेंट ने बता दी तो आपको छुट्टी, लेकिन उसके बाद नहीं। पहले मैं देख लूं कोई और चीज रह तो नहीं गई। सब्सिक्वेंट इवेंट है, मेजरमेंट है, अजम्पशंस देखनी है, जैसे वारंटी की अजम्पशन हो गई, कंटीजेंसीज हैं, इंडस्ट्री, ठीक है, ओके। ये तो एनआरवी इन्वेंट्री में डिस्कस होगी, ओके ठीक है जी। बताइए लीगल केस के 5 प्रोसीजर बताए, बाकी ये सिर्फ रीड कर लीजिएगा। एग्जाम में वो मैं 95 मोर देन 95% श्योर हूँ इसमें से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केस स्टडी पूछेगा। डन, लेकिन रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम भी तो पूछ लेनी है। हाँ, जो आई क्या पूछेगा वो प्रोसीजर मुझे बताए। एक स्टूडेंट 5 प्रोसीजर बताएगा, फिर आपको छुट्टी होनी है वरना नहीं होनी। कौन प्रोसीजर बताएगा? कौन? शाबाश बताइए। अब आपने नीचे नहीं देखना, इतना बादब होने की जरूरत नहीं है कि नजरें झुका के जवाब दे, नहीं, नजरें सामने रखे, कॉन्फिडेंट रहे। हाँ जी बताए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें लीगल केस की डिस्कशन हुई है कि एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हमारा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस रिव्यू करेंगे किसके साथ? लॉयर के साथ। शाबाश। उसमें क्या देखना है हमने? ओके चले आगे चले। कॉरेस्पॉन्डेंस को रिव्यू कर लिया, आगे दोगे? हाँ, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हालांकि कॉरेस्पॉन्डेंस वर्ड है लेकिन डायरेक्ट भी लॉयर सब, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस तो इनडायरेक्ट है ना एविडेंस। डायरेक्ट जब कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो क्या इंक्वायरी करेंगे? लॉयर का एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द केस क्या है, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। यानी अगर कंपनी जीतेगी क्या हारेगी, डेट कॉन्सिक्वेंस का मतलब, स्टेटस का मतलब क्या, केस हारेंगे या जीतेंगे, और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या, अगर केस हारेंगे तो पेनल्टी कितनी पे करना पड़ेगी। इसके अलावा 3 हो गए। एडिक्वेट डिस्क्लोजर 4, कभी आपने बिजनेस में प्रेसिडेंट का वर्ड सुना है? पास प्रेसिडेंट, क्या मतलब इसका? कि इसी तरह के केसेस का पास में क्या डिसीजन होता है। चले उसको छोड़ दें। लीगल केस का ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट का कोई लफ्ज पढ़ा कभी? इसका क्या मतलब होता है? ईयर एंड के बाद डिसीजन। अगर इस लीगल केस का ईयर एंड के बाद डिसीजन हुआ है वो हमें देखना चाहिए कि नहीं। तो प्रेसिडेंट एक अलग प्रोसीजर है कि सिमिलर केसेस का पिछले सालों में क्या फैसला होता रहा है, उम्मीद है इस केस का फैसला भी वैसा ही होगा। और सब्सिक्वेंट इवेंट अलग कंसेप्ट है, ठीक है। नहीं 4 बता पाए थे, 5 नहीं बता पाए थे ना। अब वारंटी के प्रोसीजर बताएंगे, 3 चले 3, फिर जाने दूंगा, फिर छोटी वरना नहीं। वारंटी के प्रोसीजर बताएं, वो भी प्रोविजन कंटीजेंसी में आता है ना वारंटी। हाँ, सेल्स एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट करना है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वारंटी रीड करना है। जैसे कौन सी टर्म एंड कंडीशन, कि कितने सालों की वारंटी है, किस किस चीज पे वारंटी प्रोवाइड की जाए, किस किस सीमेंट पे। इसके अलावा प्रोविजन की कैलकुलेशन क्लाइंट से ऑब्टेन करेंगे, उसको रिकैलकुलेट करना है। 2, तीसरा उसमें अजम्पशन और एस्टिमेट्स की एक्यूरेसी और रीजनेबलनेस चेक करेंगे। मुझे अजम्पशन और एस्टिमेट बता दें आगे चलने से पहले। 2 कौन सी है? कितनी रिटर्न, कितनी सेल रिटर्न हाँ आएगी, हाँ, डिफेक्टिव रेट कितना है, और मतलब कितनी क्वांटिटी में, और कितनी कॉस्ट इनकर होगी उसको रिपेयर करने में, ठीक है जी। और फिर सब्सिक्वेंट इवेंट के ईयर एंड के बाद देखेंगे कि क्या इसी ट्रेंड के साथ चीजें रिटर्न हो रही है। प्रीवियस से कंपेयर भी कर सकते हैं, पिछले साल भी कितनी, प्रीवियस के साथ ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर बता दिया उन्होंने। कहा सर इस साल की वारंटी एक्सपेंस को, वारंटी पीरियड को पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ऐसा ना हो जैसे आई के आपने केस स्टडी में टेस्ट कर लिया था, क्या कि पिछले साल भी 3 साल, पिछले साल 3 साल का वारंटी पीरियड और 3 मिलियन की प्रोविजन, इस साल वारंटी पीरियड 5 साल का और प्रोविजन 3 मिलियन की ही। क्या कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? हाँ, प्रोविजन फॉर वारंटी अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर पीरियड बढ़ जाए तो उसका मतलब कि ज्यादा क्लेम आएंगे, प्रोविजन की अमाउंट भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये रिस्क था। और इसके प्रोसीजर में क्या लिखना था, यही प्रोसीजर वारंटी का। तो बताइए क्या वारंटी रिस्ट्रक्चरिंग लीगल वगैरह की आपको क्या कहेगा, कंबाइंड जनरल प्रोसीजर बता दो कि इनमें से कोई एक इश्यू आपके सामने रख के कहेगा इससे रिलेटेड प्रोसीजर बताओ।
सबसे ज्यादा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कौन सा इशू आपसे सामने रख के वो प्रोसीजर पूछता है? लिटिगेशन। और दूसरे नंबर पे वारंटी। आखिरी सवाल फिर उसके बाद पक्का छुट्टी, पक्का छुट्टी। ये मेरा भाई है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर पूछे तो कौन से वाले प्रोसीजर लिखने हैं? प्रोविजंस के, कंटिजेंसी के, दोनों के? ये चीज वो तो डेटर्स वाले में लिखे हुए हैं, वो तो वो लिखेंगे। शाबाश, बिल्कुल वही लिखेंगे। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है छोटी। चलिए ठीक है। अब आप फ्री हैं तो आज जो कुछ हमने पढ़ा है घर जाते ही आपने भूल जाना है, क्योंकि कल छुट्टी है। कल छुट्टी है। हाँ जी, परसों भैया, परसों ऐसा करना है, तलवार लेके आना है। जो जो भूल के आएगा ना उसका सर काटूंगा। ऐसे सर का कोई फायदा नहीं है जिसमें आरटीए कंसर्न ना बैठते हो। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।